नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARK वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है बेसहारा पिता। रामेश्वर जी के बेटे बहू आज 25वीं वर्षगांठ मनाने पार्टी करने को एक रेस्टोरेंट में गए थे। अच्छे अच्छे व्यंजन खाकर घर पहुंचते हैं और आराम से अपने बिस्तर पर चैन से लेट जाते हैं। अपने बूढ़े पिता की खोज खबर ही नहीं कि पिता ने खाना खाया या नहीं। कैसे पूछते, उन्हें तो बस अपनी सालगिरह एंजॉय करनी थी और खाना रख कर भी नहीं गए थे। उन्हें अकेला घर छोड़कर अपने मौज मस्ती में डूबे थे। रात भर रामेश्वर जी की आंखें बार बार खुल जा रही थी। उन्हें भूख के वजह से नींद नहीं आ रही थी। चोरी चोरी दबे पांव से रसोई का धीरे से दरवाजा खोलते हैं और चारों तरफ आंखें घुमाते हैं कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। भूख के मारे पेट में ऐंठन हो रहा था और तड़प भी रहे थे, पर रसोई में उन्हें खाने का एक निवाला भी नहीं मिला। कहाँ से मिलता? बहू ने कुछ बनाया भी नहीं था। तभी उनकी नजर फ्रिज में पड़ी हुई 4 दिन के बचे कुचे ब्रेड पर पड़ी। देखते ही वह लपक पड़े। यह भी नहीं सोचा कि खराब है या अच्छा। खाते ही अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर भी नींद उनके आंखों से कोसों दूर था। और नींद आती भी कैसे? भला एक दो ब्रेड खाने से इंसान का पेट भरता है? सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। इधर बेटे बहू एसी की ठंडी हवा खाकर चैन से सो रहे थे। भला इन्हें अपने बूढ़े पिता से क्या मतलब था? सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट उनके कानों पर पड़ी। रामेश्वर जी सोचने लगे, चलो अब काम वाली बाई आएगी तो चाय पानी देगी, मैं कुछ खाने के लिए भी मांग लूंगा। धीरे धीरे 7 बज जाता है और उसके आने का समय हो जाता है। रामेश्वर जी अपने बिस्तर से उठते हैं, ब्रश करके बरामदे में टहलने लगते हैं कि जैसे वह आएगी तुरंत खाने को मांग लेंगे। पर यह क्या? अब तो 9 बज गए, पर अभी तक वह नहीं आई। उन्हें ध्यान आया, आज तो रविवार है और वह रविवार को 11 बजे ही आती है। शांता उनकी पुरानी कामवाली है और सुबह 8 बजे आती है। शाम 7 बजे तक काम करके वापस घर जाती है। सुबह के 10 बज गए थे और बहू बेटे अभी भी पलंग तोड़ रहे थे। उनकी रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सोचते हैं आजकल के बेटे बहू का यही दिनचर्या है। आधी रात तक टीवी में मूवी देखते हैं और कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। उनकी तो भूख मिट जाती है, पर इन बुड्ढों का क्या, जो अपनी बहू पर ही निर्भर रहते हैं। बस बहू खाने के नाम पर खिचड़ी ही परोसती है और ताना मारते हुए कहती है, इतना मिल रहा है, वही शुक्र मनाओ। रामेश्वर जी घर में कमरे में अकेले बैठे बैठे उब जाते हैं। टीवी भी देखने के लिए रिमोट नहीं मिलता है, क्योंकि उनके बिजली पर पैसे खर्च होते हैं मेरे टीवी देखने से। मन बहलाने के लिए अखबार पढ़ता हूँ या कोई किताब तो बहू बेटे बहुत ताना मारते हैं कि आंखें खराब हो जाएंगी। कहते हैं यह सब आपके लिए नहीं है। बेटे बहू अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च करे तो ठीक है, अगर बूढ़े घर में बैठे बैठे अपना मन कहीं लगाना चाहे तो वह गलत है। बाहर भी किसी से मेरा मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं है। कहते हैं यहाँ पर सब अपने काम से काम रखते हैं। यह सब आपकी गांव में होता है, जहाँ पर लोग फालतू पड़े रहते हैं।
और बैठक लगाते हैं। यह शहर है, इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में रहा करो। ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है। यही सब रामेश्वर जी के मन में ख्याल आ रहा था। तभी दरवाजे की डोर बेल बजी। उन्होंने उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा दूध वाला दूध लिए हुए खड़ा है। दूध को देखते ही उनके मन में आया कि चलो दूध ही पी लेता हूँ, और बिना उबाले ही कच्चा दूध एक गिलास पी गए और बचा दूध फ्रिज में रख दिया था। 11 बजने को थे। बेटे बहू भी अपने अपने कमरे से उठकर बाहर आ चुके थे और शांता भी आ चुकी थी। वह नाश्ता बनाने किचन में पहुंची। शांता सबके लिए चाय बनाती है तो रामेश्वर जी अंदर ही अंदर घबराए हुए थे कि कहीं शांता यह बता न दे कि दूध कम है। आखिर जिसका डर था वही हुआ। शांता जोर से किचन से आवाज लगाती है, मैडम जी, आज दूध कम है। दूध वाले ने दूध कम दिया है। किरण तेज आवाज में बोली, कितना कम है शांता? मैडम जी, पूरा एक ग्लास कम है। मैंने नाप कर देखा है। दूध रोज 4 ग्लास होता है और आज 3 ग्लास है। अरे हाँ, आज बापूजी ने दूध लिया था सुबह सुबह। जरूर इस बुड्ढे ने ही एक ग्लास गटका होगा। तू रुक, मैं खबर लेती हूँ। यह कहकर किरण जोर जोर से बाबूजी बाबूजी कहकर चिल्लाने लगी। रामेश्वर जी इतना सहम गए थे कि अपने कमरे में पलंग के नीचे ही दुबक कर छुप जाते हैं और किरण उन्हें ढूंढती रहती है और गला फाड़ फाड़ कर झल्ला जाती है। कहती है, जब बुढ़े की जरूरत होती है तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। एक गिलास दूध का पता लगाने के लिए वह दूध वाले को तुरंत फोन करती है और दूध वाला कहता है, मैडम जी, मैंने पूरा दूध बाबूजी को दिया था। ठीक है कहकर किरण फोन रख देती है और अपना दिमाग चलाना शुरू कर देती है। आखिर दूध गया तो कहाँ गया? चलो एक बार फिर इस बुढ़े से पूछती हूँ। यह सोचकर वह बाबूजी बाबूजी घर के हर कमरे में जाकर चिल्लाने लगी। आवाज देते हुए बोलने लगी, अरे शर्म नहीं आती? इस उम्र में अपने ही घर में आप दूध की चोरी करते हैं। तभी शांता चाय बनाकर ले आती है। तब किरण बोलती है, आज इस बुढ़े को चाय का कप मत पकड़ाना। वापस जाओ किचन में पतीली में रख दो। पूरा एक गिलास दूध गटक कर बैठा है बुढ़ा। सामने आए तो उनकी अच्छी खातिरदारी करूंगी। किरण को चिल्लाता हुआ देखकर उसका पति आलोक भी कमरे से निकलकर उसके पास आया। क्या हुआ किरण? सुबह हुई कि नहीं बड़बड़ाना शुरू कर दिया। आपको तो बस मैं ही दिखती हूँ। अपने पापा से पूछिए क्या क्या करतूत करते हैं। नाक में दम कर रखा है बुढ़े ने। तभी रामेश्वर जी डरते डरते पलंग के नीचे से बाहर आते हैं। वो बहू मैं अपना सामान ढूंढ रहा था तो तभी दोनों पति पत्नी उन पर बरस पड़े कि दिन भर खाली तो बैठे रहते हैं, कोई काम आप करते नहीं हैं। बेटा आलोक बोला, सोचा था आज संडे है, घर में चैन से आराम करूंगा, पर आराम तो हराम हो गया। तंग आ गया हूँ बाबूजी मैं आपसे। तभी उसकी पत्नी किरण बोली, आप इन्हें छोड़िए, इन्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। उसने शांता को आवाज लगाया और कहा, आज बाबूजी के लिए कुछ नाश्ता मत बनाना, और नाश्ता भी क्या, खाना भी मत देना। अरे हाँ सुनिए, खाने की बात से याद आया,
आज मेरे घर में मेरे भतीजे का जन्मदिन पार्टी है और मम्मी ने सबको खाने पर बुलाया है। रामेश्वर जी चुपचाप अपने कमरे में अंधेरे में उदास जाकर बैठ गए। अपने ही घर में उनकी ऐसी दुर्दशा थी। बेटे बहू डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे और पिताजी को एक गिलास दूध पीने की सजा दे रहे थे कि उन्हें एक चाय बिस्किट तक भी नहीं पूछा। रामेश्वर जी फूट फूट कर रो रहे थे। आज शांता ने नाश्ते में देशी घी में गरम गरम जलेबी बनाया था। उसकी सोंधी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। जलेबी की महक से उन्हें भूख और लगने लग गई। तभी फोन की घंटी बजी। किरण ने फोन उठाया और सामने से उसके बेटे ने पूछा, मम्मा कैसी हो आप? पापा कहाँ हैं? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। हमें भी बेटा। तुम्हारे पापा अभी बस गरम गरम जलेबी खा रहे हैं। मम्मा, दादू को भी तो जलेबी बहुत पसंद है। उन्होंने खाया कि नहीं? बचपन में जब वह मुझे रोज जलेबी खिलाते थे। पर दादू हैं कहाँ? बेटा, वह तो सुबह से मंदिर गए हैं। जब वह आएंगे तो खाएंगे जलेबी। किरण के मुंह से इतनी बड़ी झूठी बात सुनी तो रामेश्वर जी सोचने लगे, कितनी मक्कार झूठी है यह औरत। मुझे भूख से छटपटी मची है और यह मुझे मंदिर भेज रही है। मेरी किस्मत तो इतनी फूटी है कि मैं मंदिर क्या, घर से बाहर कदम रखने में मनाही है। अब आलोक अपने बेटे से पूछता है, कैसे हो बेटा? अनुज, मैं ठीक हूँ पापा, प्रणाम। और आप कैसे हैं? जुग जुग जियो बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? खूब मन लगाकर पढ़ना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। हाँ पिताजी, वह सब तो ठीक है, पर यह तो बताइए मेरे दादू कहाँ हैं? मुझे अपने दादू की बहुत याद आती है। कितनी बार माँ से बोल चुका हूँ, मेरा दादू से बात करवा दो, लेकिन वह काम के चलते सब कुछ भूल जाती है। ठीक है बेटा, जब दादू आएंगे तो मैं बात करवा दूंगा। अच्छा पिताजी, मैं अब फोन रखता हूँ। ठीक है बेटा। अनुज अपने दादा को बचपन से ही बहुत प्यार करता था, क्योंकि अनुज के माता पिता शहर में अपनी नौकरी के सिलसिले में रहते थे और अनुज गांव में अपनी दादी दादा के साथ रहता था। अनुज को अपने दादा से बहुत लगाव था। दादा उसकी हर छोटी छोटी जिद पूरी करते थे। लेकिन जब उसकी दादी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई तो अनुज अपने माता पिता के साथ शहर आ गया। शहर तो अनुज आ गया, पर उसका मन दादा में ही लगा रहता। मजबूरन उसके माता पिता को न चाहते हुए दादाजी को भी शहर बुलाना पड़ा। उसके मुरझाया हुआ चेहरा दादा को सामने खड़ा देख खिल गए और दादा भी अपने पोते को पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों दादा पोता कम, दोस्त ज्यादा थे। धीरे धीरे अनुज की स्कूली शिक्षा पूरी हो गई और वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चला गया। लंदन जाकर वह अपने माता पिता और दादू से बात करता। शुरू शुरू में किरण उसे अपने दादा से बात करवा देती थी। फिर धीरे धीरे वह कोई न कोई बहाना बनाकर उन दोनों दादा और पोते में बात ही न होने देती। शाम होते ही किरण और आलोक दोनों भतीजे के जन्मदिन की पार्टी में चले गए और बेचारे रामेश्वर जी भूख से बिलबिला रहे थे। सुबह से भूखे थे, सिर्फ एक गिलास दूध ही पिया था। एक गिलास दूध से कहाँ पेट भरता है
और रात को भी खाना नहीं मिला था। उन्होंने सोचा, चलो किचन में जाकर मैं कुछ खुद के लिए बना लूं। पर बहू के खौफनाक रवैये से उनके कदम रुक गए और वह भूखे ही सोने की कोशिश कर रहे थे। पर ना उन्हें नींद आ रही थी और ना वह चैन से बैठ पा रहे थे। बिस्तर पर ही निढाल पड़े थे। बहुत हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे लाठी का सहारा लेकर किचन में गए। 2 दिन से भूखे थे, इससे वह काफी कमजोर हो गए थे। अपने हाथों से रोटी बनाने लगे। दोनों रोटियां जल गई। फिर से बनाने का प्रयास कर रहे थे कि गैस खत्म हो गया। सिलेंडर बदलने उनको आता नहीं था। गांव में हमेशा चूल्हे का ही खाना खाया था। फिर वह जली रोटियां ही लिए नमक डालकर खाने लगे। सुबह की जो चाय पड़ी थी वह भी गरम तवे में रख कर गरम की और चाय रोटी खाने लगे। खाने पीने के बाद वह अपना बर्तन साफ कर रहे थे कि उसी समय आलोक किरण घर आ जाते हैं और बर्तन के खटर-पटर की आवाज से बहू को अंदेशा लग गया कि जरूर किचन में कुछ पकवान बनाया जा रहा है। कपड़ा भी चेंज नहीं किया और सीधा किचन में तेज कदमों से दौड़ी दौड़ी पहुंची और खिसियाते हुए बोली, क्यों रे बुड्ढे, एक ग्लास दूध गटक लिया, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा, जो मेरा किचन सत्यानाश करने चले आए। चोरी छुपे बनाकर खा रहे हो। अजी, यहाँ तो आइए, यह देखिए आपके बाबूजी। आप तो मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं चिल्लाती रहती हूँ, पर देखिए चोरी चुपके किचन में क्या क्या करते रहते हैं। सुबह तो एक ग्लास दूध पिए थे, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर आलोक बोला, पापा यह सब क्या नाटक लगा रखा है। मैं रोज रोज की किचकिच से तंग आ गया हूँ। पापा आप क्यों परेशान करते हैं, हमें चैन से जीने भी नहीं देते। बेटा मुझे बहुत तेज से भूख लगी थी, एक गिलास दूध से तो बच्चे का भी पेट नहीं भरता। देखा मैंने क्या कहा था, इनकी चोरी पकड़ी गई। इन्होंने खुद ही कहा कि मैंने दूध पिया था। देख लो अपने चोर बाप को। इतना सुनते ही आलोक का गुस्सा फूट पड़ा। अपने पिताजी को चिल्लाकर कहने लगा, हद होती है बेशर्मी की। सुबह शाम की चिक-चिक से अब तंग आ गया हूँ। पिताजी अब आप यहाँ इस घर से निकलिए। और उनका पोटली उठा कर उनके मुंह पर दे मारता है। किरण भी खूब फटकार लगाने लगती है, अब हमारे आस-पास भी नजर मत आना। हम आपको दोबारा देखना नहीं चाहते। निकल जाइए अपना मनहूस शक्ल लेकर। और फट से उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। रामेश्वर जी तेजी से दरवाजा पीटने लगे। बहू दरवाजा खोल दो, मैं कहाँ जाऊंगा इतनी रात को। कम से कम बेटा तुम तो खोल दो, तुम मेरी औलाद हो। बेटे होने का फर्ज निभाओ। परंतु दोनों बेटे बहू के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। वह रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें। अंत में चिल्लाते चिल्लाते उनका गला सूख गया। थक हार कर रात के अंधेरे में चल पड़े और कोलकाता के फुटपाथ पर एक फटे बोरे के ऊपर, जहां एक गंदा मैला कुचैला कुत्ता भी लेटा हुआ था, मजबूरन वहीं पर सो गए। कहते हैं ना कि भूखा न देखे झूठी भात और नींद न देखे टूटी खाट। सुबह हुई तो उन्होंने एक गमछे से अपना मुंह ढक लिया। आने जाने वाले राहगीर
उन्हें भिखारी समझते और रहम खाकर उनके फटे चादर पर एक-एक सिक्कों की बौछारें करते जाते। आखिर उनकी हालत भिखारी से भी बदतर हो गई। मैले चिथड़े कपड़े, आंखें अंदर की ओर धसी हुई, बुढ़ापा, कमजोर शरीर, बेबस लाचार की तरह एक मिठाई की दुकान के पास ही बैठे रहते। रामेश्वर जी कभी किसी के सामने 1 रुपए के लिए भी हाथ नहीं फैलाए थे और आज उनकी जिंदगी उन्हें कैसा दिन दिखा रही थी, यह सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह खुद को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर आंखें छलक ही पड़ती। रामेश्वर जी जहां बैठे थे, वहीं मिठाई का दुकान था। दुकानदार उनके पास आया और पूछा, काका, आपकी ऐसी हालत कैसी हो गई? आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? पर रामेश्वर जी अपना मुंह ना खोलते और जो राहगीर उनके पास पैसे फेंक कर जाते, वह उनको भी हाथ भी न लगाते। दुकानदार को उनकी स्थिति पर बहुत तरस आता। वह समझ गया वे बहुत कष्ट में हैं। वह उनको अपनी दुकान बंद करने से पहले जो कुछ भी बचा होता खाने को दे देता। बेबस गरीब समझकर 1-2 महीने ऐसे ही गुजर गए। इधर बेटे बहू अपने में मजे से जी रहे थे। पिता की कोई खोज खबर नहीं ली कि पिता किस हालत में हैं, कहाँ हैं, दुनिया में जिंदा हैं भी या नहीं। एक दिन दुकानदार का बेटा, जो बहुत बड़ा फेमस यूट्यूबर था, उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर देता है और लिखता है, कैसे आज के जमाने में निर्दयी बेटे बहू अपने बूढ़े माता पिता को दर दर की ठोकरें खाने, सड़क पर भीख मांगने और मरने के लिए छोड़ देते हैं। एक दिन उनका पोता अनुज यूट्यूब चला रहा था, तभी उसकी नजर इस वीडियो पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कोई भिखारी है, पर गौर से देखा तो उसने पहचाना कि यह तो मेरे दादू हैं। अपने दादा की ऐसी दुर्दशा वीडियो में देखता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। उसके हाथ से फोन छूट जाता है। फिर अपने आप को संभालते हुए वह अपने दोस्त को इंडिया फोन लगाता है और उनको वह जगह बताता है जहां उसने दादू को देखा था। वीडियो में पता भी लिखा हुआ था। अनुज के दोस्त वहां पहुंचकर रामेश्वर जी को अपने घर ले जाते हैं और 1 हफ्ते के अंदर अनुज भी कॉलेज से छुट्टी लेकर भारत आ गया। सीधे अपने दोस्त के घर पहुंचा और अपने दादा को देखकर दोनों दादा पोते एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे और उसने कहा, दादू, आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? रामेश्वर जी उस समय भी चुप थे, पर अनुज ने अपनी कसम दी और जिद करने लगा। तब उन्होंने अपना मुंह खोला। वह इतना रोए अनुज को गले लगाकर कि उसकी शर्ट पूरी गीली हो गई। उसके आग्रह पर उन्होंने अपनी आप बीती सारी बातें बताई और रोते रोते बेहोश हो गए। अनुज उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया और उनका इलाज करवाने के लिए भर्ती कर दिया। मौका मिलते ही वह अपने घर आया। जब उसकी माँ ने दरवाजा खोला और अपने बेटे को सामने खड़ा देखा, वह चहकने लग गई। बेटा, तू कब आया? न कोई फोन, न कोई आने की सूचना दी। अनुज तो वैसे भी दादाजी की तबीयत को लेकर परेशान था। माँ, पहले यह तो बताओ, दादाजी कहाँ हैं? क्या दादा दादा लगा रखा है तू? आ बैठ, पहले तू अपनी हाल चाल बता। तू कैसा है? माँ, पिताजी कहाँ हैं? उसी समय आलोक ऑफिस से घर पहुंचे थे।
अपने बेटे को देखकर आलोक खुशी से फूले नहीं समाए। जैसे ही आलोक अपने बेटे को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, अनुज पीछे हो गया और उनके हाथ झटक दिए। मम्मी पापा, दादा कहाँ हैं? तब किरण ने बात बनाते हुए कहा, तेरे दादा चारों धाम की यात्रा पर गए हैं। कब से जिद कर रहे थे तो हमने टिकट बनवा दी। किरण की बात सुनकर अनुज बोला, अच्छा, बुढ़ापे में आपने दादाजी को अकेले चारों धाम की यात्रा करने के लिए भेज दिया है और आप यहाँ मजे कर रहे हैं। किरण बोली, नहीं बेटा, अकेले नहीं, वह बगल वाले अंकल के पिताजी उनके साथ गए हैं। वह झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और अनुज का खून गर्म होता जा रहा था। अगर दादू किसी के साथ गए हैं तो मेरी उनसे बात करवाओ, मैं भी तो देखूं वह किसके साथ गए हैं। बेटा, वह अभी मंदिर में दर्शन करने गए होंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई है। तुम तो जानते हो, बड़े बड़े मंदिरों में फोन जमा हो जाता है। किरण और आलोक एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि बेटा इतने सवाल क्यों कर रहा है। लेकिन वह अनुज को झूठी पट्टी पढ़ाई जा रही थी। तभी अनुज बोला, माँ, दादू का फोन जमा है ना, लेकिन मेरा फोन नहीं जमा है। उसने वह वीडियो दिखाया जिसमें दादाजी फुटपाथ पर कुत्ते के पास बैठे थे और लोग भीख दे रहे थे। उनकी भिखारी जैसी हालत हो गई थी। माँ, बस करो, आपने तो शर्म बेच खाई है। दादा पर इतना जुल्म करती आई हो। मुझे कभी भी उनसे बात नहीं करने दिया और आज मेरे दादा की तबीयत बहुत खराब है। बीपी हाई हो गया है। वह अस्पताल में एडमिट है। कह देता हूँ, अगर उनको कुछ भी हुआ तो मैं आप दोनों से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर लूँगा। शर्म आती है मुझे आपको अपना माता पिता कहते हुए। आज से मैं आपसे अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। समझ लेना, मैं आपके लिए मर गया हूँ। मेरे माँ बाप और भगवान सब मेरे दादू हैं। किरण तो फूट फूट कर रोने लगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत कर। किरण और आलोक गिड़गिड़ाने लगे। अनुज ने कहा, जैसे आपने मेरे दादू को बुढ़ापे में बेसहारा किया, वैसे अब मैं भी यही करूँगा। आलोक बार बार माफ़ी मांग रहा था, पर अनुज ने उन्हें माफ़ नहीं किया और घर छोड़कर चला गया अपने दादू के पास। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, कमर झुक जाती है बुढ़ापे में उसकी। सारी जवानी जिम्मेदारियों का बोझ ढोकर खुशियों की इमारत खड़ी कर देता है पिता, अपने बुने सपनों को खोकर। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब यही है कि बूढ़े माता पिता को दर दर की ठोकरें देने से पहले यह जरूर सोचें कि आप भी कभी बूढ़े होंगे। इसीलिए हमें अपने बुजुर्गों के संग वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।